जी नमस्कार। फेसबुक लाइव काफ़ी दिन से नहीं आया था, तो मैंने सोचा आज बात करूं कि दो सबसे बड़े इस संघर्ष के वो क्षण कौन से थे। तो मैं आपसे बताऊंगा कि एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो और 1 अक्टूबर की दिल्ली की रैली हुए, हजारों संघर्ष हुए हैं, हजारों प्रदर्शन हुए हैं, बेलाज बहुत शानदार और लाजवाब हुए हैं। लेकिन जो एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा थी वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। जब इस पर विचार किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। गर्मी इतनी पड़ेगी, कौन मिलेगा, छुट्टियों में लोग घूमने चले जाते हैं। लेकिन मुझे फख्र है अपनी टीम पर, अटेवा एनएम ओपीएस पर, अपने सहयोगियों पर कि उस यात्रा को आप सब ने अपने प्रयास से ऐतिहासिक बनाया। मैं इस बात के लिए इसलिए आज इससे चर्चा करने आया हूं कि कहीं आप भूल तो नहीं गए, इतने बड़े काम करने के बाद आपको ही याद नहीं है कि हाँ उस यात्रा में हम शामिल थे, उस यात्रा के हम सहभागी थे, उस यात्रा के हम चंदीज गए। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ अपने तमाम साथियों से, आपके जो भी अनुभव रहे होंगे उस यात्रा के, जय दिन आप यात्रा में शामिल रहे हों, जहां शामिल रहे हों, उसके एक यात्रा अनुभव आप जरूर करें। कम से कम देश को पता चले कि ये देश में कुछ पढ़ा लिखा वर्ग है जो हितों के लिए, जो मुद्दों के लिए, जो हकों के लिए सड़कों पर पसीना बहा रहा है। आपके जो भी अनुभव है, मैं आज अपील करता हूं सभी से, आप उस यात्रा के अनुभव को लिखिएगा जरूर। 5 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखिए, 10 पन्ना लिखिए, अपने संस्मरण लिखिए, लिखिए जरूर, क्योंकि दुनिया को पता चले कि ये यात्रा क्यों हुई है। एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो। और शायद राजनेताओं करते होंगे, मैं नहीं जानता, उनके पास संसाधन बहुत होते हैं, उनके पास दिन भर का 24 घंटे का वही काम होता है। लेकिन शिक्षक कर्मचारी इतिहास में कोई संगठन, कोई आंदोलन के दौरान में 18,000 किलोमीटर की यात्रा अद्भुत है, कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। और अगर उस यात्रा के अनुभव की मैं बात करूं तो मेरे लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि जब मैं लखनऊ से निकला, बाराबंकी, मैं फैजाबाद, वहाँ से फिर बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, फिर बिहार, मैं पहुंचा 31 तारीख को। मैं सुबह चला और मैं चंपारण पहुंचा, रात हो गई चंपारण पहुंचते पहुंचते। रात में लास्ट में हमारा रेलवे के एक जगह थी, मुझे अभी समय याद नहीं आ रही है। रेलवे के साथियों ने बहुत शानदार स्वागत किया था और कई घंटे इंतजार के बाद ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ये यात्रा के लिए मैं जा रहा था, उस बीच में लोगों का जो उत्साह, जो उमंग था, वो देखने लायक था। अपने हक के लिए सड़कों पर पसीने बहाने के लिए नौजवान तैयार था। वो संत कबीर नगर की वो सभा मैं नहीं भूल सकता। सड़कों पर इतना बड़ा सैलाब उमड़ा, जबकि यात्रा 1 जून से शुरू होनी थी 2023 में। मैं पहुंचा, चंपारण पहुंचा, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, जहां पर महात्मा गांधी, हाँ ठीक है, अभी अभी इस देश में चर्चा चली है कि कोई फिल्म बनी तो लोग दुनिया महात्मा गांधी को जाने। अफसोस होता है, तमाम इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान। गांधी जी जब भारत नहीं आए थे, अफ्रीका में थे, तब से पूरी दुनिया उनको जानती थी, तब से उनको जानती थी। उन्होंने स्थापित किया था अफ्रीका में लड़ाई का। और आज एक फिल्म बनी तो महात्मा गांधी को लोग जाने। ठीक है, मैं यात्रा के दौर में हूं। मैं चंपारण पहुंचा, वहां पर पूरी टीम ने, शशि भूषण जी और वरुण पांडे जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो शानदार वहां व्यवस्था दिया। और फिर हम लोग अगले दिन उस भूमि पे पहुंचे जहां से मेरी बहुत दिन से इच्छा थी। मैं यकीन मानता हूं कि मेरा चंपारण का वो उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबको। और मैं चंपारण से यात्रा शुरू करने के बाद बिहार में लगातार तमाम क्षेत्रों को छूते हुए, बिहार के तमाम कोने कोने को टच करते हुए,
और उस दौड़ती धूपती धूप में, उस गर्मी में हमारे बिहार के जो NMOPS के साथी थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा मिसाल कायम करके यात्रा को एक शानदार शुरुआत दी। वहाँ से मैं पहुँचा, लौटते लौटते फिर आया बलिया। बलिया में फिर याद है आप सबको वो JP का वो स्थल। भाग्यशाली हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन तमाम स्वतंत्रता सेनानी, तमाम ऐसे महानायक जो देश के रहे, उनके स्थलों पर जाने का मौका मिला। वहाँ पर बहुत ही हमारे बलिया के संयोजक समीर पांडे जी और उनकी पूरी टीम, विनय राय और तमाम सारे साथी हमारे बहुत ही अच्छी व्यवस्था किए। और यूपी में जैसे ही यात्रा प्रवेश की, मैं बताऊं कि मैं खुद अचंभित था कि इतने लोग कैसे आ गए। ये जो कारवां था बलिया का, वो तो राजनीतिक दलों का होता है, संगठनों का नहीं होता है, लेकिन अपार समूह, अपार समुद्र लोग आए। बलिया से होते हुए सफ़र आगे बढ़ता है गाजीपुर, उसके बाद बनारस, फिर भदोही। रात में वो भदोही की जगह मुझे याद है जहाँ लाइट जला करके भदोही में उस कॉलेज में हम लोग मीटिंग की। फिर इलाहाबाद, फिर हंडिया जो मेरी कर्मभूमि रही, हंडिया को मैं नमन करता हूँ। फिर हंडिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर कारवां आगे बढ़ते हुए तमाम उन क्षेत्रों में होते हुए अगले दिन में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फिर उसके बाद आपका गौरीगंज, रायबरेली। रायबरेली 7 बजे के टाइम 12:30 बजे पहुंचा, पूरा खचाखच, माँ शक्तियाँ उपस्थित। रात में लखनऊ, अगले दिन लखनऊ सफ़र शुरू होता है। सीतापुर, वो विशाल रैली, सीतापुर की विशाल रैली, वो तो जैसे लगता था कि ये सीतापुर की है या प्रदेश की रैली है। धन्यवाद साथियों को, अविनाश जी और उनकी पूरी टीम को। फिर आगे बढ़ता हूँ, लखीमपुर खीरी का वो बॉर्डर का जगह, फिर बरेली, बरेली का वो ओवरफ्लाई पर बढ़ता हुआ कारवां कमाल का था। फिर आगे बढ़ता हूँ, किसी का नाम छूट जाए तो नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि साल भर की चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जो जो जहाँ जहाँ ज़्यादा तथ्य था मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि वहाँ की बात होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं आगे पहुँचा, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर, बिजनौर का वो बग्घी का वो यात्रा, फिर वहाँ से सीधे उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे जीतन रुपये नूली जी, इंजीनियर रतूड़ी जी और पूरी टीम ने वहाँ पर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। देहरादून होते हुए तमाम उन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गया। फिर विकास नगर एक जगह थी, जो छोटा सा ब्लॉक था, लेकिन गजब का कमाल किया। मैं वहाँ के अध्यक्ष को आज भी सलूट करता हूँ, छोटी जगह में इतना बड़ा जन समुद्र। फिर वहाँ से फिर लौट करके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिर उधर से बुलंदशहर, अलीगढ़, फिर आगरा, फिर इटावा, कानपुर, औरैया में मैं पहुंचा था 1 बजे। फिर भी लोग वहाँ वेट कर रहे थे, समय दिया था 7 बजे का, 1 बजे रात पहुंचा। कानपुर देहात 3:30 बजे रात को, फिर भी लोग इंतजार कर रहे थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि संघर्ष से होता क्या है। लोग सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो पता नहीं लोग साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों के लिए लड़ते हैं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और इस दौर में जब सरकार तानाशाह हो, उस दौर में अगर आवाज़ उठाना युद्ध के बराबर है। फिर आगे बढ़ता हुआ कानपुर शहर, सबसे बड़ा हाल का बुरा हाल हुआ। फतेहपुर, क्या नज़ारा था। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद भी एक बड़ा जलजला रहा। फतेहपुर, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किया फतेहपुर ने, निधान सिंह नेतृत्व में। उसके बाद फिर आगे कारवां बढ़ता बढ़ता बांदा पहुँचे। बांदा के साथियों को लाजवाब एकदम घरेलू खाना, देहाती भोजन, शुद्ध और आत्मीयता भरा, मतलब याद है, सब लोगों ने तारीफ की। फिर वहाँ से धीरे से हम लोग MP प्रवेश किए। परमान डहरिया और उनकी पूरी टीम ने बॉर्डर से लिया, फिर MP के तमाम क्षेत्रों में गया। 2-3 जगहों पर तो MP ने बिल्कुल ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। कहीं पानी बरसा, कहीं फूलों की बारिश हुई। चाहे खरगोन की मैं बात करूं तो सड़कों पर जो फूलों का एक भंडार था,
शायद ही कभी विधायक और मंत्री और सांसद को ऐसा सम्मान मिलता हो। खंडवा का वो जगह रात के 3:30 बजे, या तमाम ऐसी जगहों पर थे, क्योंकि अब नाम लेने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन मैं एमपी के भी साथियों को बहुत शुक्रिया करता हूं, बधाई देता हूं कि इसमें हाथ उन्होंने पूरा साथ दिया। और मैं तमाम सारे लोग सोचेंगे कि भी ऐसी बातें पुरानी क्यों की जा रही है। मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 1 साल पहले आपने इतिहास रचे हैं। उस इतिहास रचने में आपने जो कमाल किया है उसको याद करना। और मैं एमपी के साथियों से, चाहे उत्तराखंड के साथी हों, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, मैं कहता हूं एक बार अपनी मेमोरी आप लिखिए, अपनी इस यात्रा के विवरण लीजिए, अपने संस्मरण आप जारी कीजिए, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर लिखिए। 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, आपके यहाँ जिले जिले में गई, आप लिखिए उसको। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, एक बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए है। पूरे संघर्ष पर एक फिल्म बनने जा रही है। मैं धर्मेंद्र गोयन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और साथियों से कहता हूं, इस यात्रा का संस्मरण आपके पास वीडियो हो तो पेन ड्राइव के माध्यम से, आपके पास वहां टाइम की जो फोटो कटिंग हो, वो जो आपके भीड़ हो उनके हो, तो उसको आप किसी माध्यम से हमारे पास भिजवाने का प्रयास करें। सारे राज्यों के जो संस्मरण हुए हैं यात्रा को, वो आप जरूर पहुंचाएं। पीएमपी से वो यादगार क्षण लेकर के, हम सुखद क्षण लेकर के पीएमपी से हम लोग महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में एक बहुत ही अनुशासित और बहुत ही शानदार संगठित टीम, वितेश खांडेकर जी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उनके तमाम साथी लोग लगातार वहाँ पर इस यात्रा का इतना शानदार कार्य किया कि मुझे लगता था कि महाराष्ट्र में भाषा का चैलेंज रहेगा। लेकिन इन पुरानी पेंशन शादी एक अच्छी बात है, कुछ समझ में आए ना, लेकिन एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक, इतना सबको समझ में आता है। महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर एक ऐसे ऐतिहासिक, जहाँ पर शिवाजी का वो स्थल था, मुझे वो ऊपर ऊंचाई पे ले गए, सीढ़ी पर चढ़ाए, मतलब गजब का वो था। और वो एक ताकत और हिम्मत मिलती है उनको देख करके। लोग सोच रहे हैं लंबा होगा, नहीं लंबा नहीं होगा, आप चिंता न करें। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि आज 31 मई है और कल 1 जून है। पूरा का पूरा 1 साल हुआ इस यात्रा का। और जो पूरे भारत के इतिहास का एक इतना लंबा 33 दिन लगातार 18,000 किलोमीटर यात्रा, ये अद्भुत घटना थी। महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर लगातार एक वहाँ की बहुत अच्छी मंडली है, मैं उस टीम का धन्यवाद दूंगा, जो जनवादी मुद्दों को अपनी थाप से बजा करके, गा करके, अपनी भाषा में, अपनी कल्चर में बहुत अच्छे मुद्दे को ऊपर उठाते हैं। महाराष्ट्र से फिर निकल करके फिर एमपी के बॉर्डर से होते हुए फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे। और इस यात्रा में डीएन सिंह का नाम न लिया जाए तो मतलब अधूरा होगा, डॉक्टर उसरी का नाम न लिया जाए तो अधूरा होगा। हमारे लगातार 5-6 साथी तो कंटिन्यू, चाहे रजत जी हों, चाहे कुलदीप सैनी हों, दानिश जी हों, जो भी हमारे साथी लगातार 5-6 लोग तो ऐसे थे जो लगातार, कुलदीप सैनी, दानिश, उसरी, डीएन सिंह साहब और रजत, और बीच बीच में लोग अपना आते रहे, मिलते रहे। तमाम साथी ऐसे रहे जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। आज मैं उसके सालगिरह पर मैं उसको याद करता हूँ, उसको ये इसलिए याद करता हूँ कि जितना प्यार, जितना सम्मान और जितना इस आंदोलन पर समर्पण दिखा, मेरे लिए अद्भुत बात थी, इस आंदोलन की अद्भुत बात थी। लेकिन इसको एक साथ मैं जोड़ता हूँ, 1 अक्टूबर की जो दिल्ली की रैली आपने देखा, उसमें बहुत कुछ इस यात्रा का बहुत कुछ रोल था, बहुत पूरे योगदान था। दिल्ली में समापन हुआ। समापन के बाद जब लोग अपने अपने घरों की तरफ निकले, 1 महीने 33 दिन रहने के बाद ऐसे लगता था कि हम छोड़ के जा रहे हैं। लोगों के आंखों में आंसू थे, उनको बिछुड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। इस यात्रा के इस 1 साल पूर्ण होने पर मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं। और तमाम साथियों का सलाह सुझाव भी आता रहता है कि इस तरह की यात्रा फिर हो। आपके लिए तो 1 दिन 2 दिन का था, लेकिन मेरे लिए तो 24 घंटा था। स्वागत पॉइंट आ गया, उतरना, माले पहनना, और गर्मियों में वो मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत कभी नहीं किया था जितने उस बेत में किया था। प्रतिदिन 2:30-3 बजे पहुंचना, सुबह 7 बजे फिर निकल जाना। इसको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अक्टूबर बड़ा हुआ है। वो बड़ा करने वाला जो तंत्र था, यही यात्रा थी। तमाम देश के तमाम लोग आए। इलाहाबाद में यहाँ चंद्रशेखर पार्क में वो जुनून बहुत ही शानदार, लाजवाब,
और मेरे लिए तो आमेश्वरी है कि मेरे माता जी पिताजी भी वहीं मिले, वहीं पर उन भी आए से स्वागत की यात्रा करने में, और गजब का था। मैं सम्मान के साथ ही कहना चाहता हूँ, किसी ज़िले का किसी जगह का नाम छूट जाए तो आप उस पर गौर नहीं करिएगा, क्योंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं होगा, फिर लंबा हो जाए। कुछ बातें अभी चुनाव पर करनी है, तो मैं उस ऐतिहासिक क्षण के लिए पुनः बधाई देते हुए पूरी टीम को विश्वास दिलाता हूं कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लड़ाई जिस लड़ाई के लिए आप सबने नेतृत्व पर, जो हमारी टीम पर विश्वास किया, उसको पूर्णता की तरफ ले चलेंगे। और उस यात्रा में बहुत सारे राज्य चाहते थे, नहीं हो पाया, बहुत सारे राज्य के लोग शामिल हुए, बहुत लोग नहीं हो पाए, लेकिन कोई निराश होने की बात नहीं है। आप सबका मनोबल हमारे साथ था, आपका दिल और दिमाग हमारे साथ था, इस यात्रा के साथ था। पूरा देश का हर व्यक्ति चाहता था यात्रा सफल हो, और सफल हुई। अभी 7वें चरण का चुनाव है। देश भर के कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का समर्थन किया। मैं जानता हूं कि कर्मचारी करता ज़्यादा है, बताता कम है, तमाम सारी उससे दिक्कतें परेशानियां होती हैं। अभी हरियाणा का तत्काल केस आया है, पता नहीं राजनेताओं को इतनी घृणा क्यों हो गई कर्मचारियों से, जबकि सारी व्यवस्था कर्मचारी से लेते हैं। ड्राइवर उनका सरकारी कर्मचारी, स्टाफ उनका सरकारी कर्मचारी, खाना बनाने वाला किचन में सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी, हर राजनेता सरकारी कर्मचारी का भरपूर उपयोग करता है। उपयोग ही नहीं, दुरुपयोग भी करता है, लेकिन उसको पता नहीं इतनी घृणा क्यों है। देश की शासन व्यवस्था का सारा योजनाओं का इंप्लीमेंट ही कराता है, पता नहीं क्यों इतनी घृणा है। खुद पेंशन लेते हैं, दूसरों पेंशन देने के लिए बात आती है तो उसमें अर्थव्यवस्था आने आ जाती है, और चिल्ला चिल्ला कहा जाता है कि हम तो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। फिर भी वो फिर कभी बात करेंगे। आज चुनाव के इस छठे दौर के पूर्ण होने पर शिक्षकों कर्मचारियों ने पूरे देश के वोट फॉर ओपीएस अभियान का समर्थन किया, और पूरी ताकत के साथ मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव का जो परिणाम होगा उसमें वोट फॉर ओपीएस का बहुत बड़ा योगदान होगा। हो सकता है तमाम मीडिया के साथियों को दिखाई न पड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये परिणाम अप्रत्याशित होंगे। कई जगह आपको लगेगा कि हो क्या गया है, उसमें ये बुद्धिजीवी तबका, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका है, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। परिणाम दिखेंगे 4 जून को, हम लोग 4 जून को भी देखेंगे। अपने मुद्दे के साथ हैं, अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जब तक जीते नहीं तब तक लड़ेंगे। एक हमारे साथी का है अच्छा सा, उसी हिसाब का मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। रेलवे के साथियों की मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा। बहुत बड़ा योगदान इस यात्रा में रेलवे के साथियों ने दिया था, समय विभागों को सबने दिया था, लेकिन रेलवे के साथियों ने बहुत बड़ा कमाल किया था। इस देश की एक लाइफ लाइन है रेल। और आज ही मैं किसी में पढ़ा था, मैं ट्वीट भी किया था, एक व्यक्ति झुलस गया अपने केबिन में बैठे बैठे, बड़ी बड़ी बातें, विकसित भारत, नारा 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 नारा। 18वीं शताब्दी में हमारा कर्मचारी उस व्यवस्था में आज काम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव हुआ, हमारे तमाम सारे पीठासीन, तमाम सारे हमारे कर्मचारी, तमाम विभागों के लोग, कई तो दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया छोड़ चले गए, लेकिन किसी राजनेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि सारी व्यवस्था उनकी जो ऐशो आराम की चुनाव की व्यवस्था होती उन्हीं कर्मचारियों के दम पर होती है। और वोट डालने में व्यवधान डाला गया, तमाम दिक्कतें पैदा की गई। हर आदमी नागरिक का, हर व्यक्ति चाहता है कि हर नागरिक का वोट पड़े, हर मतदाता का वोट पड़े, लेकिन कर्मचारी का वोट न पड़ने पाए। क्यों भाई? वो भी इसी देश का नागरिक है, वो भी 40 करोड़ के परिवार में है, वो भी अपना योगदान दे रहा है। आपसे दिन में भाषण देते हैं, इतने ही से देश का योगदान नहीं होता है। वो जो रेल का लोको पायलट, वो गाड़ी चलाता है, वो भी देशभक्त है। वो ट्रैकमैन है, वो भी देशभक्त है। वो बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी, वो भी देशभक्त है, वो भी अपनी सेवा इस देश को दे रहा है। वो पढ़ाता हुआ शिक्षक भी देशभक्त है, वो भी अपने योगदान दे रहा है। वो सफाई अभियान में जुटा हुआ हमारा सफाई कर्मचारी, वो भी योगदान दे रहा है। इस तपती दोपहरिया में चौराहों पे खड़ा हुआ हमारा पुलिस और हमारा ट्रैफिक पुलिस भी इस देश के लिए योगदान दे रहा है। सिर्फ राजनेता अकेले का योगदान नहीं होता इस देश में, और लोगों ने कह दिया और लोगों ने मान लिया। सिर्फ राजनेता ही देशभक्त नहीं, राजनेता ही देश के लिए कुर्बानी नहीं दे रहा है। वो अर्धसैनिक बल,
एक सीन अभी दिखाई पड़ी थी आपको, उस तपती बालू में एक अर्धसैनिक बल पापड़ को गर्म करके खा रहा है विकसित भारत में। जिसके दम पर सारी व्यवस्था है उसको व्यवस्था से बाहर कर देंगे आप। जो पूरे देश के लिए अपना काम करता है, पूरे देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, जिंदगी में 60 साल काम करता है, वो आपका दुश्मन हो गया है। ये कौन सी नीति है? ये कौन सी राष्ट्रीय नीति है? ये कौन सी राजनीति है? और मैं शिक्षकों कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों से भी कहना चाहता हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने नौजवानों की पुरानी पेंशन को समझौता किया और उनकी मुद्दे को ले जाकर के राजनेताओं के चौखट पे बेच आए। उनके अपने हमारे मुद्दे को, हमारे बुढ़ापे की लाठी को ले जाकर गिरवी रखाए। इस दौर में ये भी हुआ है, नौजवान सब देख रहा है। खुद पेंशन के अंदर पेंशन ले रहे हैं और नौजवानों को ले जाकर राजनेताओं के चरणों पर गिरवी रख दे रहे हैं। ये दौर भी रहा है, इस दौर में इसको भी ध्यान रखना है। और मैं नौजवानों से, खासकर के एनपीएस वालों से कहना चाहता हूं, अगर आपका संगठन आपका मुद्दा नहीं उठा सकता, आपका नेतृत्व करने वाला आपकी बात नहीं कर सकता और किसी राजनेता, किसी पार्टी के यहां गिरवी रखाता है, तो आप, लानत है, आप उस संगठन में बने हुए हैं। यह आपके लिए चुनौती है, उसे निकलिए। जो गिरवी रखे हैं वो पेंशन के दायरे में हैं, एक भी नई पुरानी पेंशन नहीं छोड़े हैं और राष्ट्रभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति यही है कि हम इस 45-47 टेम्परेचर में भी राष्ट्र का पर्व, देश का पर्व, चुनाव को हम संपादित कर रहे हैं, तमाम अभावों में कर रहे हैं, तमाम दिक्कतों में कर रहे हैं। हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हम भी राष्ट्र में योगदान दे रहे हैं और जीतने वाले को पेंशन मिलेगी और जिताने वाले की जो व्यवस्था देगा उसको पेंशन से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं होता कि एमपी चुन दो, पीएम चुन दो। चुनाव हमारे मुद्दों के लिए, हल होने के लिए होते हैं। 5 साल बाद आता है तो मैं पूछने का हकदार रखता हूं कि आपने ये कहा था, नहीं किया, ये आपने क्यों नहीं किया, ये आपसे पूछने का सवाल भी चुनाव होता है। हमारा मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ 10 सालों में, ये भी पूछने का चुनाव होता है। सिर्फ पीएम बना देना, एमपी बना देना चुनाव नहीं होता है। इसलिए लोकतंत्र नहीं खड़ा किया गया है। कुछ लोग एमपी बन जाए, कुछ लोग पीएम बन जाए, सिर्फ काम खत्म हो गया। लोकतंत्र की जय जयकार। लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति जो इस व्यवस्था में है उसका भी उतना हक बनता है जितना इस देश के एमपी और पीएम का बनता है। तो मैं अपने तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, खासकर एनपीएस वालों को, जबकि हमारे साथ तमाम ओपीएस के साथियों ने भी खुल के साथ दिया है इस अटेवा एनएम ओपीएस संघर्ष को, लेकिन मैं एनपीएस वालों खास करके, अगर आपका संगठन और आप चुनाव, और आपको चेक करने का तमाशा दे रहा हूं, मैं आपको एक पैमाना दे रहा हूं, इस चुनाव के दौर में आपका नेतृत्व और आपका संगठन कहां था। एक लाइन अगर लिख दिया हो, एक लाइन, तो हमें भेज दीजिएगा। क्यों? जब निर्णय का समय आया तो कहां है सब लोग? अटेवा एनएम ओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के अलावा सबके सब या तो साइलेंट हैं या तो सेट हो गए हैं। अटेवा एनएम ओपीएस समझना है तो ये जो मुद्दा आपका है ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और आप राजनेताओं के भरोसे पेंशन नहीं पाएंगे, राजनीतिक दलों भरोसे अपने संघर्षों के दम पर पाएंगे। और हम सब ने संघर्ष किया है, बड़े बड़े स्थापित किए हैं आंदोलन के चरण में, और आने वाले टाइम में हम इसको जीतेंगे। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। मैं इस बात को पूरे दावे, होशो हवास में कह रहा हूं। और आज भी इस चुनाव के 6 चरण में ओपीएस जीती है, एनपीएस हारी है। हाँ, इस दौर में जो एनपीएस वाला भी ओपीएस के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, तो याद रखना, दुनिया को आप छिपा सकते हो लेकिन ऊपर वाला देखता है। आपका जमीर आपको धिक्कारेगा, आपकी पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी अगर आप ओपीएस के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं तो। और सिर्फ अपने साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और एक हमारे प्रीतवर्धन जी हैं, बहुत अच्छी बात लिखा, मुझे लगा, मैं उनको शेयर भी किया। जिसको हमारे बुढ़ापे की चिंता नहीं है, हम उसको सिंहासन की चिंता क्यों करें उसके?
बहुत अच्छी बात प्रीतिवर्धन जी ने बोला था, मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर भी किया था। कितनी बढ़िया बात। और जो लोग तमाम जाति धर्म और भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप तो अपनी पेंशन की कुर्बानी दे रहे हैं उनके नाम पर, उनसे एक बार कह देना कि पेंशन आप छोड़ देना, मेरे लिए कोई छोड़ देना तो मेरे पास भेजना। आप अपनी जिंदगी, अपनी बुढ़ापे, अपने भविष्य, अपनी पीढ़ियों भविष्य को तिलांजलि दे रहे हैं। उससे एक बार कहो आप, भाई साहब मेरे लिए पेंशन छोड़ दो, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मैंने ओपीएस का बटन नहीं दबाया, एनपीएस दबा दिया आपकी वजह से। एक भी मिल जाए तो बताना। फिलहाल 7वां चरण महत्वपूर्ण चरण है। आप सबसे पुनः अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान कराएं, खुद करें, लोगों कराएं, 100% मतदान हो और मुद्दों पर हो। मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण समाप्ति, ये मुद्दा है। और मैं देश के तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, देश की जो पटरी, राजनीतिक पटरी जो उतरी हुई है, उसको मुद्दे पर लाने का काम बुद्धिजीवियों का है। जब सत्तारूढ़ तानाशाह हो जाए, विपक्ष शिथिल हो, तो बुद्धिजीवियों की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है। तो कल के आप जहां जहां वोट है वहां पर आप सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी निभाएं। आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को आप प्राथमिकता करें। हमने अपने संगठन में कभी नहीं कहा हम पहले अपनी ड्यूटी फिर राइट। हाँ, ड्यूटी भी नहीं छोड़ेंगे और राइट भी नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लास्ट बात, लड़ेंगे और जीतेंगे। विश्वास रखिए नेतृत्व पर, विश्वास रखिए संगठन पर। हम लोग सुखद भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा बुढ़ापा, हमारे बुढ़ापे की लाठी हमको मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जो आशावादी होते हैं, संघर्षवादी होते हैं, उनके सपने कभी टूटते नहीं, कभी चूर नहीं होते हैं। तो आप कल के मतदान में ओपीएस पर बटन दबाइए, एनपीएस को हराइए, जिससे आने वाले समय में हमारे बुढ़ापे की लाठी हमको मिल सके। मैं तो निर्वाचन आयोग को बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, उसको तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। कई जिलों में मैं गया, कई लोकसभाओं में मैं गया, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों से अपील किया कि वोट करो, वोट करो, पर वोट आंधी में न करो, चश्मे बंद करके ना करो, मुद्दों पर करो, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखो और मुद्दों पर लौट के राजनीति आए, हमारा पुरानी पेंशन का मुद्दा हल हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आपसे विदा लेंगे, एक दो निवेदन के साथ कि आप मतदान करें, मुद्दों पर करें। दूसरा, जो संस्मरण की बात मैंने कहा था उसको जरूर आप, आज है कल है, आप लिखें, देश दुनिया के सोशल मीडिया पे आप डालें अपने, जैसे देश दुनिया उस यात्रा के बारे में जाने। आने वाले टाइम में कुछ सुखद, कुछ अच्छा होगा, संघर्ष के दौर से सफलता के रास्ते निकलेंगे, ऐसी विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों के तमाम सवाल हैं, तमाम लोगों के कमेंट हैं। मैं उन सभी साथियों को जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, इसके बाद आप इसको, क्योंकि लाइव है तो आपके पास ऑलरेडी है ये, अपने तमाम साथियों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, तमाम ग्रुपों तक आप शेयर कर दीजिएगा, बात जाए। एक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में एक मैंने स्पीच की थी, और वो स्पीच इतनी ज़्यादा चली है पूरे देश के अंदर, मेरे पास तमाम लोगों ने घूम घूम के भेजा है। वो स्पीच बहुत ही शानदार है और उसमें मुद्दों की पूरी बात की गई है। देश भर के लोगों ने उसको पसंद किया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमेशा मुद्दे के साथ हूं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं, उनका काम है। जो ओपीएस के साथ खड़ा है वो राजनीति कर रहा है, कि जो एनपीएस में होते हुए एनपीएस के साथ खड़ा है राजनीति है। जो राजनीति कर रहे हैं कि एनपीएस में होते हुए भी किसी का झंडा उठा रहे हैं, असली राजनीति है।
हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे सहयोगी तो मुद्दों के लिए खड़े हुए हैं, मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। और इसको हमको किसी का प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है। मैंने चुनाव के दौरान देखे, जब निर्णायक दौर आया तमाम लोग एकदम साइलेंट थे, और जिनको जिनको नहीं लगता अपने अपने लोगों से चर्चा करें, आपका नेतृत्व कहाँ था, कोई मैसेज दिखाई पड़ा वोट डालने के लिए, मुद्दों पर वोट करने के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए? आपका संगठन नहीं अगर अपील किया, अगर नहीं साथ खड़ा हुआ, तो आप क्यों खड़े हैं? आइए, स्वागत है इस बड़े समुद्र में, इस बड़े बहती धारा में, सबका स्वागत है। आइए हम सब मिल करके अपने मुद्दों को हल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों को जिन्होंने इस बात को सुना, समझा। उम्मीद करता हूँ इसको अपने तमाम साथियों तक, चाहे शिक्षक कर्मचारी हों, शिक्षक कर्मचारी के बाहर के लोग हों, उनको सबको, क्योंकि हमने हमेशा, सिर्फ हम इतने स्वार्थी हैं अपने मुद्दे के लिए जरूर, लेकिन हमने रोजगार की बात पे पेपर लीक हुई तब भी मैंने कहा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने बात कही वो किसानों के पक्ष में मैंने बात कही, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मैंने नौजवानों की 30 लाख नौकरियां जो खाली पद हैं क्यों खाते, एक भी MP MLA का पद खाली नहीं रहता है। अभी देखिए एक वैकेंसी निकली थी, 4 जून को सब भर जाएगी, कोई कोर्ट नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ कंप्लीट। तो जब आपका कंप्लीट हो सकता है तो हमारे लोगों को क्यों नहीं हो सकता है? और निजीकरण बहुत बड़ा खतरा है। मैं सबसे भी, मैं परसों कल एक डिबेट में था, एक बहुत बड़े पत्रकार महोदय पूंजीवाद की बड़ी बात कर रहे थे। पूंजीवाद की वही बात करेगा जो पूंजीपति होगा, वही बात करेगा। 1 रुपए में अगर पर्चा बन करके दवा मिल जाए, ये बिल फेयर है। ट्रेन में आप जाते हुए बहुत कम पैसे में पहुंच जाएं, यही बिल फेयर है। पूंजीवाद की बात समझा रहे थे, मैं उसी विषय का पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं पूंजीवाद क्या होता है। और अगर पूंजीवाद बहुत अच्छा था तो कोरोना काल में कहाँ गए थे सारे लोग? कोरोना काल में कहाँ गए थे सारे लोग? उस दौर में जब देश और समाज और प्रदेश खतरे में था, तो वही शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को बचाने का काम किया था। वही हमारी नर्सें, वही हमारे डॉक्टर्स, वही हमारे सिपाही, वही हमारे राजस्व कर्मचारी, वही हमारे शिक्षक, कोई राशन पहुंचा रहा, कोई दवा पहुंचा रहा था, कोई सिलेंडर पहुंचा रहा था। जिस दौर में अपने घर वालों को लोग साथ छोड़ दिए, उस दौर में वो सरकारी कर्मचारी था, हाथ पकड़ करके उसको मंजिल तक पहुंचाया, उसको दवा और ऑक्सीजन तक पहुंचाया था। इस दौर में आपको तो दुख होना चाहिए कि ये बातें करते हुए। फिलहाल बहुत टाइम हो गया, शुक्रिया, धन्यवाद। पुनः आप सबको उस ऐतिहासिक NPA निजीकरण भारत छोड़ यात्रा का आज सालगिरह है, 1 साल पूरा हुआ, उस पर बधाई और शुभकामनाएं। भविष्य में और आपका सुझाव आ रहा है, अगर होगा तो मैं आगे निश्चित रूप से उसका करूँगा। और लास्ट में हरियाणा की उस वर्तमान सरकार को इस चेतावनी के साथ कि आप कर्मचारी को इतने हल्के में न लीजिए, हम भी उसी के भाग हैं। आपसे मांगा गया, आपने लाठियां बरसाई, आज वोट देने का टाइम आया तो हम वोट देंगे, अपने मुद्दे के लिए देंगे, वो लोगों ने दिया है। और तमाम राज्यों के परिणाम इसी तरह अप्रत्याशित होंगे। 4 जून को हम सब इसको देखेंगे। OPS जीतेगी, NPS हारेगी। धन्यवाद।